विद्यार्थियों, अपना पाठ चल रहा है चौथा, जिसमें हम मुस्लिम आक्रमणों को जान रहे थे। मुस्लिम आक्रमणों में तुर्क आक्रमण चल रहा है अपना। तुर्क आक्रमण में अभी हम हमीर देव चौहान के बारे में जान रहे हैं। हमीर चौहान के बारे में हमने कल थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, आज हम उससे आगे जानेंगे। हमीर चौहान राजस्थान में रणथंभौर राज्य के प्रसिद्ध शासक रहे, सबसे शक्तिशाली शासक रहे। तो हमीर चौहान के समय रणथंभौर पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ हम तुर्क आक्रमण में हमीर चौहान के बारे में जान रहे हैं। कल हमने जाना था, एक बार वापस हम देखते हैं। हमीर चौहान रणथंभौर के शासक थे। इनका शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1288 में इनका राज्याभिषेक किया गया। अपने भाइयों में सबसे छोटे होने के बावजूद इनकी योग्यता को देखते हुए इनके पिताजी ने स्वयं, जिनका नाम जयद्रथ सिंह था, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया। 1282 हो गए यहाँ पर। 1282 में इनका राज्याभिषेक इनके पिताजी जयद्रथ सिंह द्वारा किया गया और 1288 में यानी राज्याभिषेक होने के कुछ समय बाद 1288 में इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाकर इन्होंने राजस्थान के आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतकर रणथंभौर राज्य में मिला लिया। अंत में मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त करके इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में अपनी धाक जमा ली और अपने समय के ये सबसे शक्तिशाली शासक हो गए राजस्थान के। तो इनके समय तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो ये जानकारी हम पहले देख चुके थे, आज हम इससे आगे जानेंगे। आगे का अपना पॉइंट है हमीर चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, खिलजी वंश का शासक था। कल हमने जाना था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश और उसके बाद में जो तुर्क जाति से संबंधित वंश आया था वो खिलजी वंश था। तो तुर्क जाति में मुसलमानों का एक वंश है खिलजी वंश। इस खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर एक समय शासन किया। इसी खिलजी वंश में पहला शासक हुआ जलालुद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का शासक बना। इसी जलालुद्दीन खिलजी ने एक समय में हमीर चौहान पर आक्रमण किया था। तो हम उस जानकारी को देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक हमीर चौहान पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में शुरुआत में जलालुद्दीन खिलजी एक छोटी सेना के साथ ही रणथंभौर आया था। इस वजह से चौहानों की सेना ने जलालुद्दीन खिलजी को परास्त कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर 1290 में वापस लौट गया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था और रणथंभौर पर
प्रथम आक्रमण भी इसने 1290 में ही किया। प्रथम आक्रमण में ये पराजित हो गया। में पराजित होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 साल की तैयारी की और अब की बार एक बड़ी सेना लेकर 1292 में वापस रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तो रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। इस आक्रमण में शुरू में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है एक दुर्ग जिसे झाई का दुर्ग कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक दुर्ग पड़ता है जिसे झाई का दुर्ग कहते हैं। झाई के दुर्ग पर भी रणथंभौर के शासक हमीर चौहान का ही राज था। कोई भी बाहर का शासक जब रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आता तो सबसे पहले झाई का दुर्ग ही उसके सामने खड़ा रहता था। तो झाई के दुर्ग को जीते बिना कोई भी आक्रमणकारी रणथंभौर दुर्ग तक नहीं पहुंच सकता था। तो जब दूसरी बार जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो सबसे पहले 1292 में उसने झाई का जो दुर्ग है जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी इस दुर्ग पर जीत हासिल कर ली जलालुद्दीन खिलजी ने। दूसरे आक्रमण में अपनी बड़ी सेना होने की वजह से जलालुद्दीन खिलजी झाई के दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो जाता है और झाई के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में आगे बढ़कर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। 1292 ईस्वी में ही जलालुद्दीन खिलजी ने झाई के दुर्ग पर अधिकार करके बाद में रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर का दुर्ग काफी विशाल दुर्ग था जो चारों तरफ सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। तो अपनी अभेद्य स्थिति और मजबूत स्थिति होने के कारण रणथंभौर दुर्ग में कोई भी आक्रमणकारी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। तो अपनी इस मजबूत स्थिति के चलते जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग के बाहर ही रही, वो रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाई। रणथंभौर दुर्ग के पास पहुंचने के बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और उसने रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत दिनों तक घेरे रहने के बावजूद भी वो रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया। तो इस प्रकार अधिक दिन हो जाने के बाद जलालुद्दीन खिलजी निराश होकर अपना घेरा हटा लेता है। तो जलालुद्दीन खिलजी दूसरी बार भी रणथंभौर के दुर्ग को जीतने में असफल हो जाता है। दूसरी बार भी उसकी रणथंभौर दुर्ग को जीतने की जो लालसा थी वो पूरी नहीं होती, दूसरी बार भी वह पराजित हो जाता है। दूसरी बार भी जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग को नहीं जीत पाता, दूसरी बार भी वह पराजित हो जाता है और अपनी सेना को वापस लेकर दिल्ली रवाना हो जाता है। दिल्ली जाने से पहले जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक कथन कहता है जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने जो कथन वो इस प्रकार कहा कि रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाया जलालुद्दीन खिलजी, फिर भी उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन कहा। वो कथन इस प्रकार से है, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इस प्रकार का कथन उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा।
हालांकि रणथंभौर जैसे सैकड़ों तो दूर की बात, रणथंभौर जैसे दुर्ग को भी वह नहीं जीत पाया था, लेकिन फिर भी उसने इस प्रकार का कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। जलालुद्दीन खिलजी पूरी तरह से निराश हो गया और अपनी निराश सेना को लेकर वापस दिल्ली चला गया और उसने जीते जी कभी भी दोबारा से रणथंभौर पर आक्रमण नहीं किया, वह हमेशा ही पराजित ही रहा। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण था, इस दूसरे आक्रमण का आंखों देखा विवरण, रणथंभौर दुर्ग पर जो दूसरा आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में किया, इसका आंखों देखा विवरण मिलता है अमीर खुसरो के ग्रंथ जिसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसने फारसी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था मिफ्ता उल फुतूह है। तो इस आक्रमण में अमीर खुसरो स्वयं भी जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में शामिल था। तो उसने इस आक्रमण का जो आंखों देखा हाल लिखा वो अपने ग्रंथ मिफ्ता उल फुतूह में लिखा है। तो जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर जो दूसरा अभियान किया गया था उसका आंखों देखा हाल अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतूह में मिलता है। तो ये जानकारी थी अमीर खुसरो पर, वो अमीर चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण की। अब इससे आगे जानेंगे हम। जलालुद्दीन खिलजी निराश होकर वापस दिल्ली लौट गया। कुछ समय तक उसने दिल्ली पर राज किया और 1296 में उसके भतीजे जो उसका दामाद भी लगता था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और वह दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसने स्वयं ही अपने चाचा या ससुर की हत्या की और वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किए। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर जो आक्रमण हुए उनका विवरण देखते हैं। अमीर चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी वही दिल्ली का सुल्तान था। बारह सौ 96 में यह दिल्ली का शासक बना था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा वह दामाद था। ये 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और 1296 में वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी भावना वाला शासक था। वो जल्दी से जल्दी दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र संपूर्ण भारत में फैलाना चाहता था। इसी उद्देश्य के चलते उसने एक समय रणथंभौर दुर्ग पर भी आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर जो आक्रमण किया उसके कारण बहुत सारे हैं। तो एक बार हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के जो कारण थे वो कारणों पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर
पर आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किए। उस आक्रमण के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, तो उन कारणों को हम देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर जो आक्रमण हुए उसका पहला कारण हमारे सामने आता है रणथंभौर का सामरिक महत्व। दूसरा कारण था रणथंभौर का दिल्ली के निकट होना। तीसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा एवं साम्राज्यवादी भावना। चौथा कारण था अपने चाचा की पराजय का बदला लेना। और पांचवा कारण था हमीर चौहान द्वारा खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना। तो ये 5 कारण हमारे सामने हैं। इन 5 कारणों के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो इन 5 कारणों में हम देखते हैं कि पहला कारण था रणथंभौर का सामरिक महत्व। रणथंभौर का जो किला था वो काफी अभेद्य और मजबूत किला था। सामरिक दृष्टि से यानी सुरक्षा की दृष्टि से रणथंभौर का किला राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध किला था। तो ऐसे मजबूत दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण था रणथंभौर का दिल्ली के निकट होना। रणथंभौर का राज्य दिल्ली के काफी निकट था, जिसकी वजह से हमीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सीमाएं टकराने लगी थी। तो अपने साम्राज्यवादी भावना के चलते भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की निकटता को देखते हुए रणथंभौर पर अधिकार करना उसका जरूरी हो गया था। तीसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था और वह संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो उसकी जो साम्राज्यवादी भावना थी उस भावना के चलते भी उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तीसरा कारण है, हमने पिछले विवरण में जाना कि जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण करके भी वो रणथंभौर के दुर्ग को नहीं जीत पाया था, पराजित हुआ था। तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था, इसलिए भी उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। और जो 5वां कारण हमारे सामने आता है वह है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान ने एक समय में अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी। 5वें कारण की जानकारी 2 प्रसिद्ध ग्रंथों से मिलती है, जिसमें पहला ग्रंथ है नयनचंद सूरी का ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। नयनचंद सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य में इस 5वें कारण का उल्लेख मिलता है,
बाकी और कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा दूसरा एक ग्रंथ और है जो लिखा है चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर, इसने ग्रंथ लिखा हमीर हट। तो ये दो ग्रंथ हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित, एक हमीर महाकाव्य और एक हमीर हट। हमीर महाकाव्य ने चंद्रसूर्य ने लिखा, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। इन दोनों ग्रंथों में हमें 5वें कारण की जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में ये कहा गया कि हमीर चौहान ने एक समय में अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही थे, जिनका नाम, एक का नाम था मीर मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था केहबरू। तो इन दोनों विद्रोहियों को एक समय में हमीर चौहान ने शरण दी थी। इस बात से खिलजी नाराज था, इस वजह से भी उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो इस 5वें कारण की जानकारी इन 2 ग्रंथों से मिलती है और बाकी इतिहास में कहीं भी ये 5वां कारण नहीं है, केवल इन 2 ग्रंथों से ही 5वें कारण की जानकारी मिलती है। तो इस 5वें कारण को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इसमें बताया गया है कि तो कारणों में जो 5वां कारण हमारे सामने है उसको एक बार हम विस्तार से देखते हैं। 5वां कारण है खिलजी के विद्रोहियों को हमीर चौहान द्वारा शरण देना। तो इस 5वें कारण को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 5वें कारण की जानकारी हमें नए चंद्रसूर्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमीर महाकाव्य से और चंद्रशेखर द्वारा लिखे हुए हमीर हट से मिलती है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में भी विद्रोहियों को शरण देने का जो कारण था वो अलग अलग बताए गए हैं। पहले हम जानते हैं नए चंद्रसूर्य द्वारा लिखे गए हमीर महाकाव्य के अनुसार। तो हमीर महाकाव्य ये ग्रंथ लिखा गया नए चंद्रसूर्य द्वारा। तो हमीर महाकाव्य में इस 5वें कारण को विस्तार से इस प्रकार बताया गया कि खिलजी के 2 विद्रोही थे। पहला विद्रोही था मीर मोहम्मद शाह और दूसरा विद्रोही था केहबरू। अलाउद्दीन खिलजी के सेना में शामिल सैनिक थे। ये दोनों सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में शामिल थे। तो इसका नाम था मीर मोहम्मद शाह और दूसरे सैनिक का नाम था केहबरू। इन दोनों सैनिकों ने एक समय अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये कहानी इस प्रकार से बताई गई है कि 1298 के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक विशाल सेना को, जिसमें मीर मोहम्मद शाह और केहबरू भी था, इनको गुजरात अभियान पर भेजा था। तो गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जीत मिली थी। तो गुजरात से जो भी धन संपदा खिलजी की सेना को प्राप्त हुई, वह धन संपदा खिलजी की सेना अपने साथ लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी। तो रास्ते में ही जब खिलजी की सेना ने लूटे हुए धन का बंटवारा किया, तो लूटे हुए धन के बंटवारे को लेकर मीर मोहम्मद शाह और केहबरू ने विद्रोह कर दिया और बहुत सारा धन लूटकर ये दोनों सैनिक वहां से भाग गए और जाकर छिप गए। जब खिलजी को इस बात की जानकारी मिली कि उसके 2 सैनिक मीर मोहम्मद शाह और केहबरू उसकी सेना से ही धन लूटकर भाग गए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनको किसी भी हालत में मेरे सामने उपस्थित किया जाए पकड़कर। तो जब मीर मोहम्मद शाह और केहबरू को इस बात का पता चला
कि खिलजी की सेना उनको ढूंढ रही है और पकड़कर खिलजी के सामने उपस्थित करेगी। तो उस टाइम उनको संपूर्ण भारत में एक ही शासक ऐसा दिखा जो उनकी मदद कर सकता था, उनको शरण दे सकता था। तो ये दोनों विद्रोही खिलजी की सेना से बचने के लिए सीधे हमीर चौहान जो रणथंभौर का शासक था उसके पास चले गए और उससे शरण मांगी। हमीर चौहान एक शरणागत शासक था, अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो दुश्मनी क्यों न हो, उसकी मदद करना हमीर चौहान का प्रमुख गुण था। हमीर चौहान ने इन दोनों सैनिकों को शरण दी। तो इस प्रकार की जानकारी तो हमीर महाकाव्य में मिलती है। विद्रोह करने का कारण धन की लूट को बताया गया है हमीर महाकाव्य में, जबकि इसी कारण में दूसरा ग्रंथ मिलता है हमें हमीर हट, जो चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हट नाम का ग्रंथ। इस हमीर हट में हमें पांचवें कारण की जानकारी अलग प्रकार से मिलती है। इस हमीर हट में यह बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी जिनका नाम मराठा बेगम था। तो ये मीर मोहम्मद शाह है और खिलजी की बेगम मराठा बेगम के बीच में प्रेम संबंध थे। तो मराठा बेगम और मीर मोहम्मद शाह है, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र बनाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को समय रहते ही पता चल जाता है। पता चलते ही वह अपनी बेगम को मार देता है और मीर मोहम्मद शाह को भी पकड़कर मारना चाहता है। लेकिन मीर मोहम्मद शाह कैसे भी बच के वहां से भाग जाता है। उसके साथ उसी का भाई केहबरू भी चला जाता है और ये दोनों भागकर वही हमीर चौहान के पास चले जाते हैं। तो हमीर हट में विद्रोह करने का कारण प्रेम संबंध को बताया, जबकि हमीर महाकाव्य में विद्रोह करने का कारण लूट का धन बताया। इस प्रकार से दोनों ग्रंथों में अलग अलग कारण मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य कारण है। बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इस कारण को सत्य माना है कि एक समय में हमीर चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसके विद्रोही हमीर चौहान के पास रुके हुए हैं, तो उसने अपने एक दूत के द्वारा हमीर चौहान के पास संदेश भिजवाया कि हमीर चौहान खिलजी के विद्रोहियों को लौटा दे। लेकिन हमीर चौहान एक शरणागत शासक था, वो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की हमेशा मदद करता था। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के संदेश के प्रति उत्तर में जवाब दिया कि हमीर चौहान कोई सी भी चीज स्वीकार कर सकता है लेकिन उसके विद्रोहियों को नहीं लौटाएगा। तब खिलजी ने निश्चय किया कि वो रणथंभौर पर आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार रणथंभौर पर आक्रमण करने का खिलजी का जो पांचवा कारण है वो एक सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। तो इन 5 कारणों के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब हम उसके आक्रमण को थोड़ा विस्तार से जानते हैं।